गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी हमारे भारत विज्ञान चैप्टर या नॉलेज ऑफ भारत चैप्टर, इसके अंदर काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमारा चैप्टर का लगभग लास्ट स्टेज है ये सब है बेसिक साइंस ऑफ मर्क्यूरी, है ना। और आगे का स्टेज, आगे का चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो अप्लाइड साइंस होगा, भारत में से दवाइयाँ बनाने के बारे में। तो अभी तो भारत, अशुद्ध भारत, शुद्ध भारत, है ना, संस्कार भारत के बंद, गति, ऐसे सब चीजें सीख रहे थे। तो इसके अंदर लास्ट टाइम हमने भारत का शोधन या फिर शोधन ऑफ भारत, ये हमने सीख लिया, जिसके अंदर सामान्य शोधन, विशेष शोधन वगैरह सीखा। और आज अभी हमारा ये जो लास्ट पॉइंट है, पारद संस्कार एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अष्ट संस्कार। तो भारत के संस्कार मतलब होता क्या है, और भारत के 8 संस्कार, उनके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है। ये आपके सिलेबस के अनुसार है। वैसे रसशास्त्र सीखना है तो भारत के 18 संस्कार को अच्छे से जानना ही चाहिए। उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे और अष्ट संस्कार के बारे में सीख लेंगे। वैसे ये बोलेंगे ना तो ये तो सारी जो अष्ट संस्कार की बातें हैं, शोधन और अष्ट संस्कार, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो प्रैक्टिकली ही इसको देखना चाहिए हमें। और फिलहाल तो थियोरी के सिलेबस में है, तो हम थियोरी के सिलेबस में पढ़ रहे हैं इसको। तो ये कैसा पारद है ना, शुद्ध पारद जैसा दिख रहा है, ये काफी अच्छा सिल्वर शाइनिंग या प्योर मर्क्यूरी जैसा दिख रहा है। 8 संस्कार होने के बाद भी ये ऐसा ही दिखेगा। इसमें थोड़ा परिवर्तन होगा देखने में, ये थोड़ा और ज्यादा शाइनिंग हो जाएगा वगैरह चीजें इसमें नेकेड आई से देखने में हमें पता चलेगी। लेकिन इसके गुणों में बहुत बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होने वाली है। और उसी को संस्कार बोलते हैं। आपने चरक संहिता में पढ़ा होगा, है ना, चरक संहिता में विमान स्थान में आता है कि गुणांतर धानम ही संस्कारम, है ना, गुणांतर धानो ही संस्कारम। गुणों में अंतर्धान करना, कुछ उसके अंदर कुछ गुण ऐड करने, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करने, कुछ गुण उसमें ऐड करने हैं, गुण उसमें अंतर्धान करेंगे, उसी को संस्कार बोलते हैं। तो अगर आपको थियरी में क्वेश्चन भी आता है तो आपको पहले ये लिखना चाहिए। वैषज्य में भी आप संस्कार के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते हैं ना, अग्नि संस्कार, तो ये संस्कार, अग्नि तो ये सन्निकर्ष वगैरह, तो वहां पे भी ये श्लोक लिखना चाहिए चरक संहिता का। अर्थशास्त्र में भी लिखना चाहिए कि संस्कारो ही गुणांतरधानम। उसमें जो प्रॉपर्टीज चेंज की जाती है उसी को संस्कार बोलते हैं। और फिर अभी उसके संस्कार, पारद के संस्कार हम शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हमने कल देखा था विशेष शोधन, है ना। तो पारद के इन सभी दोषों को दूर करने के लिए हमने विशेष शोधन के बारे में बात की थी। और ये विशेष शोधन, हाँ ये तो है ही, लेकिन ये सिर्फ इतना ही लिमिटेड नहीं है। पारद के और जो 8 संस्कार है, 18 संस्कार है पारद के, 18 में से जो पहले 8 संस्कार है वो भी हम विशेष शोधन के जैसे ही समझ सकते हैं। वैसे तो वो है पारद के संस्कार, 18 संस्कार के अंदर ही आते हैं। लेकिन विशेष शोधन में जो चीजें होती है, भारत के दोषों को दूर करना, है ना, और उसकी पोटेंसी को बढ़ाना, वही सारी चीजें हम वहां पे भी करते हैं। तो ये है पारद के संस्कार। अभी यहाँ पे हम जो रेफरेंस ले रहे हैं ना, वो रस हृदय तंत्र का ले रहे हैं। रस हृदय तंत्र। तो आप सभी स्टूडेंट्स मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर बताइए। रस हृदय तंत्र के बारे में 2 क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन तो पता ही होगा आपको, हमारा जो पेटेंट क्वेश्चन है कि उसके ऑथर कौन है, रस हृदय तंत्र के ऑथर कौन है। और दूसरा कि देखिए यहाँ पे रेफरेंस लिखा है रस हृदय तंत्र, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 1 एंड 2। तो ये इसके अंदर जो चैप्टर है उसको क्या बोला जाता है, इसको अध्याय बोला जाता है, पटल बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप चैट में बताइए अभी। रस हृदय तंत्र के बारे में। तो इसका रेफरेंस लेंगे हम रसरत्न समुच्चय का भी रेफरेंस लेंगे, क्योंकि उसी बुक को हम हमेशा ही फॉलो करते हैं। और दोनों ही में से रेफरेंस लेते जाएंगे, साथ साथ में सीखते जाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो 18 संस्कार के नाम लिखे हैं श्लोक में भी, और कुछ नहीं है श्लोक में भी, सिर्फ उनके नाम ही लिखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे नीचे में कैटेगराइज करके भी लिख दिए हैं। तो और कुछ अलग अलग कलर भी दिया हुआ है। ओके, ऑथर है भगवत गोविंद पादाचार्य, बिल्कुल सही है, भगवान गोविंद पादाचार्य है उनके ऑथर। आप जानते हैं ये भगवत गोविंद पादाचार्य कौन थे उस समय में? उस समय में जो आदि शंकराचार्य हुआ करते थे, है ना, अभी भी शंकराचार्य होते हैं हमारे भारत में। तो उस समय में जो आदि शंकराचार्य हुआ करते थे, उनके गुरु थे, शंकराचार्य के गुरु थे
भगवत गोविंद पादाचार्य, और चैप्टर को अवबोध नाम से जाना जाता है। तो ये सही जवाब है आपका, कि अवबोध कहा जाता है, प्रथम अवबोध, द्वितीय अवबोध, इस तरह से जाना जाता है। रस तरंगिणी में तरंग नाम से, और यहाँ पे अवबोध नाम से। तो ये दोनों ही क्वेश्चन के सही आंसर दिए। अभी हम पारद के संस्कार के बारे में सीखेंगे। पहले यहाँ पे अभी ना हमें हर एक संस्कार में समझना है कि कैसा पारद लेना है, कौन सा पारद लेना है। हमारा जो पारद होगा वो आगे की प्रोसेस किया हुआ रहेगा। वैसे तो पारद संस्कार की बात आती है तो हमें हमेशा ही शुद्ध पारद लेना है। पारद का शोधन किया हुआ है, ऐसा शुद्ध पारद हम लेंगे। फिर स्वेदन संस्कार करेंगे। सबसे पहला आपको दिख रहा है स्वेदन, तो सबसे पहला स्वेदन संस्कार करेंगे। फिर स्वेदन संस्कार करने के बाद उस पारद का मर्दन संस्कार करेंगे। तो जैसे ही हम मर्दन संस्कार करते हैं तो उस समय पे आपको समझना चाहिए, याद होना चाहिए कि स्वेदन संस्कार किया हुआ पारद लेना है, फिर उसका मर्दन करना है। फिर मर्दन संस्कार किया हुआ पारद लेना है और उसका मूर्छन करना है। तो इसी तरह से पारद एक ही रहेगा और उसके स्टेप्स जो है वो एक के बाद एक आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे श्लोक के अंदर जो शब्द लिखे हैं उनको भी, और हम जो शब्द व्यवहार में यूज करते हैं उन दोनों को भी थोड़ा कंपेयर कर लेंगे। जैसे सबसे पहले लिखा है स्वेदन, मर्दन, वो एज इट इज है, उसमें कोई फर्क नहीं है। फिर आगे लिखा है मूर्छ, तो मूर्छ नहीं बोलते, हम बोलते हैं मूर्छन। तो ये शब्द आप मूर्छन के तरह से याद रखिए, श्लोक में मूर्छ लिखा है। फिर आगे है उत्थापन, तो वो वहां पे एज इट इज लेकिन संधि के अंदर लिखा हुआ है उत्थापन। उत्थापन के बाद है पातन। इन सभी शब्दों का मतलब भी हम समझेंगे आगे। उत्थापन, पातन। पातन के बाद, हाँ मेरा कर्सर भी यहीं पे रखता हूँ। तो पातन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है निरोध। तो निरोध ऐसा लिखा हुआ है लेकिन हम उसको अ, रोधन संस्कार या फिर बोधन संस्कार, इस नाम से आज के समय में व्यवहार में जानते हैं। तो आज के समय में हम रोधन या बोधन नाम से जानते हैं। फिर आगे है नियम। तो नियम या फिर नियमा लिखा है लेकिन हम उसको जानते हैं नियमन, नियमन ऐसे नाम से जानते हैं। बाद में आगे है दीपन। दीपन संस्कार, ये आठवां संस्कार हो गया। दीपन संस्कार के बाद है गगन ग्रास प्रमाण। गगन ग्रास प्रमाण, फिर आगे अच्छा लिखा हुआ है। तो गगन ग्रास प्रमाण, वैसे इसको ग्रास प्रमाण भी बोलते हैं लेकिन वहां पे गगन का ही यूज होता है। गगन मतलब कि अभ्रक। अभ्रक के सभी सिनोनिम जो है वो आकाश के सिनोनिम है, आसमान के सिनोनिम। तो गगन वो भी एक अभ्रक का सिनोनिम है। ग्रास यानी कि उसको खिलाना, पारद को ग्रास देना, उसको निवाला देना, उसको खिलाना। तो उसका प्रमाण मापना है कि कितना अभ्रक इसको खिलाना है, वो तय करना है वहां पे। फिर आगे है चारण विधान, यानी कि चारण। चारण क्या है ये तो अभी आप जानते हैं, हमने बहुत बार इसके बारे में चर्चा की है। खिलाना, जैसे गाय चरती है तो उसको चारण बोलते हैं, खिलाना। बाद में है गर्भद्रुति, बाह्य द्रुति, इसके बारे में भी आप जानते हैं लेकिन आगे और हम सीखेंगे। फिर है जारण। चारण के बाद जारण, उसको पचाना है ना। फिर आगे है रस राग। रस राग को हम रंजन बोलते हैं, रंग देना, रंजन यानी कि उसका कलर देना, रंग देना। रस राग, रस को राग यानी कि रंजन देना। बाद में है सारण। सारण के बाद है क्रामण। तो यहाँ तक पारद के 16 संस्कार हुए, है ना। यहाँ तक पारद के संस्कार करने हैं, 16 संस्कार करने होते हैं पारद के। 18 है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 16 संस्कार करने होते हैं। तो क्यों क्यों क्योंकि 17वां क्या है, वेद। ये कोई संस्कार नहीं है, ये एक टेस्ट है। 16 संस्कार करने हैं और ये 16 संस्कार सही तरह से हुए या नहीं, ये उसका एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं वेद। और लास्ट में है भक्षण। भक्षण यानी कि खाना। फिर ये पारद तैयार हो चुका है, क्रामण तक में ये पारद तैयार हो चुका है। वेद में उसका टेस्ट करते हैं और भक्षण यानी कि उस पारद को हम कंज्यूम करते हैं। तो ये भी पारद के संस्कार में ही लिया हुआ है रस हृदय तंत्र में। भक्षणम अष्टादश। अष्टादश यानी कि 18 संस्कार ये जो है रस कर्म के लिए यानी कि पारद के कर्म के लिए लिए जाते हैं। तो इसमें से स्वेदन, मूर्छ, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन, दीपन, ये 8 संस्कार तो हम अच्छे से समझ लेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे आगे। और बाकी के जो संस्कार है 9 से लेकर 16 तक के संस्कार, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन जानना जरूरी है। तो मैं आपको दो दो लाइन में उसके बारे में बताऊंगा सिर्फ।
और उसमें भी एक कुछ बहुत सारी जो है परिभाषा के चैप्टर में आ चुका है, जैसे कि चारण, द्रुति, झारण। तो ये 10, 11, 12, 13 ये तो आपको आता ही है, मतलब आपके पहले के चैप्टर्स में भी आ गया है, तो इसको भी सीखना जरूरी है। अभी हम आगे बढ़ेंगे पारद के संस्कार के बारे में। तो होता क्या है पारद के संस्कार से, पहले तो शुद्ध कर लिया, अशुद्ध पारद या कैसा भी पारद हमें मिला, हमने तो पहले उसको शुद्ध कर लिया, पारद का शोधन कर लिया। अभी करना है उसकी पोटेंसी बढ़ानी है। तो आप बहुत बार ना वाइवा में पूछते हैं, या 2 मार्क के क्वेश्चन भी होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पारद शोधन एंड पारद संस्कार, है ना। तो ये भी हमारे मन में एक क्लियर होना चाहिए कि पारद शोधन में क्या करते हैं। तो पारद शोधन में पारद की अशुद्धियां दूर करते हैं और उसको शुद्ध या प्योर पारद बनाते हैं। हाँ, पारद संस्कार में भी अशुद्धियां तो दूर करते ही है। आपको आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इसमें भी पारद के दोष दूर करने की बात है। लेकिन संस्कार में सिर्फ इतना नहीं है कि दोष दूर करने की, पारद को और पोटेंट, बहुत ज्यादा पोटेंट बनाने की बात है, वीर्यवान बनाने की बात है। तो ये डिफरेंस है भारत के शोधन और भारत के संस्कार में। दूसरा भी एक डिफरेंस है कि भारत के शोधन में इस तरह के कुछ स्टेप्स नहीं है, 18 है ना, संस्कार में बहुत सारे, इतने सारे नंबर ऑफ स्टेप्स है, और ये काफी डिटेल प्रोसेस है। अगर आपको भारत संस्कार शुरू करने हैं, आप पूरे डेडिकेशन के साथ दिन रात मेहनत करते रहते हैं इसमें, तो भी आपको कई महीने लग जाएंगे, कुछ महीनों तक आपको इसके पीछे काम करना पड़ेगा, तब जाके ये भारत के संस्कार, 8 संस्कार की बात कर रहा हूँ, 9 के बाद की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये पारद के संस्कार पारद को पोटेंट बनाने के लिए, शुद्ध पारद को और ज्यादा पोटेंट बनाने के लिए, जिससे वो हमारे शरीर में जाके वो काम कर सके जो जो ग्रंथ में लिखा हुआ है। ग्रंथ में लिखा है कि ये तुरंत ही, ये 7 दिन में, ये सिर्फ राई के दाने के चौथे भाग प्रमाण में भी बीमारी को ठीक कर देता है। तो ऐसा अगर हमें बनाना है, तो हमें पारद के इतने इतने संस्कार करने चाहिए। संस्कार करने के बाद पारद के बंध बनाने चाहिए। तो वैसे तो भारत के संस्कार पहले सीखने चाहिए, बाद में बंध सीखने चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस में जैसे दिया है उस क्रम में हमने लिया है कि भारत के संस्कार, भारत को शुद्ध करना, उसके संस्कार करना, फिर उसके बंध बनाने, और बंध बना के फिर उसको कंज्यूम करना चाहिए हमें, मेडिसिन के तौर पे लेना चाहिए। तो अभी शुरू करेंगे पहला संस्कार, स्वेदन संस्कार। और ये सभी नाम जो है ना, आप क्रम अनुसार ही याद रखिए ना, इधर उधर ना हो जाए एक भी, एकदम क्रमानुसार ही ये नाम को याद रखना है। आप 2-4 बार लिख लीजिए इसको। और अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ फोटोग्राफ नहीं दिखा पा रहा हूँ, वीडियो दिखाऊंगा। तो वीडियो तो बहुत लंबे लंबे वीडियोस है, बहुत डिटेल में समझाया गया है वीडियोस में। तो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको लिंक भेजूंगा यूट्यूब की। तो ये आपको होमवर्क रहेगा कि ये आपको सारे ही वीडियोस देखने हैं, लेकिन समझ लेंगे पहले, बाद में आप वीडियो देखिए। तो हर एक संस्कार में जो है ना, आठों के आठों संस्कार में, अष्ट संस्कार में हम दो दो श्लोक लेंगे। एक जो है रस हृदय तंत्र का, और दूसरा जो है रस रत्न समुच्चय का। वैसे आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है उसमें भी ये दो दो श्लोक दिए ही है सभी के, लेकिन थोड़ा क्रम आगे पीछे है। वहां पे पहले रस रत्न समुच्चय का श्लोक लिखा गया है, बाद में रस हृदय तंत्र का। तो आप इस क्रम में रखेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, आसुरी, पटु, कटुत्रय, ये इंग्रेडिएंट्स दिखा रहे हैं। चित्रक, आर्द्रक, मूलक। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स है। हम मीनिंग में क्या लिख रहे हैं, द इंग्रेडिएंट्स आर टेकन इन 1/16 पार्ट, पारद से 16वां भाग इंग्रेडिएंट लेने हैं। तो कौन से इंग्रेडिएंट, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आसुरी। आसुरी यानी कि सरसों या फिर राई, राई का दाने, सरसों के दाने है ना, उसको आसुरी बोलते हैं। आसुरी यानी कि राई के दाने या सरसों के दाने। फिर है पटु। पटु का मतलब होता है नमक। पटु का मतलब क्या होता है, नमक। और नमक से हम क्या लेंगे, सैंधव लवण। नमक यानी कि सैंधव, सिंधव लवण लेंगे। तो आसुरी, पटु। बाद में है कटुत्रय। कटु यानी कि तीखा। तो कौन सा त्रिकटु, कौन सा है कटुत्रय या फिर त्रिकटु, शुंठी मरीच पिपली है ना। तो ये शुंठी पिपली और मरीच हम यहाँ पे लेंगे। फिर आगे है चित्र। चित्र यानी कि चित्रक। तो चित्रक कौन सी वनस्पति है आप जानते हैं, है ना, प्लम्बेगो जाइलेनिका। तो वो चित्रक। बाद में आर्द्रक यानी कि अदरक, अदरक लेंगे। और मूलक यानी कि मूली लेंगे। तो इन सभी द्रव्यों को लेके, लेकिन कितने प्रमाण में लेना है, कलांशे ही। कलांशे ही। अभी कला मतलब क्या है ना, आप कला शब्द तो जानते हैं, कला किसकी होती है, चंद्र की होती है ना। चंद्र जो है उसकी कला होती है। तो कितनी कला होती है,
अमावस्या से लेके पूनम तक बिल्कुल ही चांद दिख ही नहीं रहा है, वहां से शुरू करो। फिर एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, है ना, आगे आगे जाके पूनम पूर्णिमा तक। तो पूरे चंद्र की साइकिल की 15 दिन, और एक अमावस्या यानी कि वो चंद्र है ही नहीं, तो 16 दिन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम 1/16 पार्ट या फिर 16वां भाग पारद लेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, पारद से 16वां भाग सारे इंग्रेडिएंट्स लेंगे। तो समझ लीजिए कि मैंने 100 ग्राम पारद लिया हुआ है, तो उससे 16वां भाग आसुरी लेना है। उससे 16वां भाग पट्टू यानी कि रॉकसल्ट या सेंधो लेना है। उससे 16वां भाग शुंठी, 16वां भाग पिपली, 16वां भाग मरीच। फिर उसी तरह से चित्रक, आर्द्रक और मूलक भी लेना है। इन सभी को लेके फिर करना क्या है? सूतस्य, सूतस्य यानी कि पारद का, कांजी के न, कांजी का उपयोग करके त्रिदिनम मृदुवहनिना स्वेद, तो 3 दिन तक मृदुवहनिना धीमी धीमी आंच पे, माइल्ड फायर पे स्वेदन करना है। पारद का स्वेदन करना है, पारद का स्वेदन करना है। लिक्विड मीडिया कांजी है। तो कांजी, कांजी क्या है अभी आप जानते हैं, है ना। हमने एक बार कांजी बनाने की शुरू भी की थी, लेकिन उसके बाद आप देख नहीं पाए वो कांजी कैसी बनी वो। तो कांजी जो है एक खट्टा पदार्थ होता है कि चावल में से हम चावल को पका के जब भात बनाते हैं तो उसके मंड में और कुछ चीजें भी डाल के हम रख देते हैं, एक अम्ल संधान हो जाता है, तो वो लिक्विड, खट्टा खट्टा लिक्विड जो है, या फिर बोलेंगे एसिटिक एसिड जो है, वो बन जाता है। तो वो लेके हम पारद का स्वेदन करेंगे दोला यंत्र में। तो अभी मैं समझता हूँ कि दोला यंत्र क्या है, ये आप सभी जानते हैं, है ना। कि एक मटका होता है, उसमें एक पोटली के अंदर हम लटका देते हैं कुछ चीज, उसको स्वेदन करने के लिए, स्टीम देने के लिए। वही चीज नीचे रसरत्न समुच्चय ने भी लिखी हुई है, लेकिन बस उन्होंने इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे। उन्होंने इन शॉर्ट लिख दिया है कि क्षारे, क्षार अम्लेयी औषधेर वापी, यानी कि क्षार ले लीजिए, अम्ल ले लीजिए, औषधि ले लीजिए, कौन से वो नहीं लिखा, लेकिन रस हृदय तंत्र ने डिटेल में बताया है कि कौन सा इंग्रेडिएंट लेना है, कितने प्रमाण में लेना है। इन सभी को दोला यंत्र स्थित है, तो दोला यंत्र के अंदर इन सभी को रख के स्वेदन करना है। तो स्वेदन करना है, यहाँ पे लिखा है पाचनम, पाचनम स्वेदनाख्यम, यानी कि पाचन करना है। इन सभी जो द्रव्य होते हैं उनका पाचन पारद के अंदर धीरे धीरे होता जाता है। तो किस तरह से होता है वो आप वीडियो में देखिए, है ना। तो पारद क्या करते, क्या है एक्चुअली, प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये जो सभी द्रव्य है, राई से लेके मूली तक, है ना, राई से लेके मूली तक जितने भी द्रव्य है उनकी एक पेस्ट बना लेते हैं, और उस पेस्ट को थोड़ा सा ऐसा शेप दे देते हैं कटोरी के जैसा। उस पेस्ट को कटोरी के जैसा शेप दे देते हैं ताकि उसके अंदर पारद रह सके। और फिर उसके अंदर पारद रख के फिर उसको हम स्वेदन कर लेते हैं। धुला यंत्र में रख के, पोटली में रख के हम उसको स्वेदन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें पारद का स्वेदन संस्कार हो जाता है। लेकिन ये कितने समय तक करना है? त्रिदिनम, त्रिदिनम यानी कि 3 दिन तक ये स्वेदन संस्कार हमें करना है। तो 3 दिन तक हम दोला यंत्र में इसको स्वेदन करते रहेंगे, रोज 6 घंटे, 8 घंटे या इतने समय तक रोज इसका स्वेदन संस्कार करते रहेंगे। और उसके अंदर जो है, अगर कांजी तो गर्म होते जाती है, भाप बन के उड़ जाती है, तो फिर हमें कांजी और ऐड करती रहनी पड़ेगी जितने समय तक चाहिए उतने समय तक। इससे होता क्या है, ये सब इतनी लंबी चौड़ी प्रोसीजर करेंगे, है ना, कि ये सब इतने इंग्रेडिएंट्स लेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे, फिर उस पेस्ट की कटोरी का जैसा शेप बनाएंगे, उसमें मर्क्यूरी रखेंगे, और फिर उस मर्क्यूरी का धुला यंत्र में, कांजी में उसको स्टीम देंगे, उसका स्वेदन करेंगे। तो होता क्या है? तो होता है मल शैथिल्यकरण। पारद के जो मल है, पारद के अंदर जो दोष या कुछ ऐसी चीजें है जो हमें नहीं चाहिए, उसको निकाल देना है ना। तो पहले ऐसे ही नहीं निकलता, अगर बाहर में ही है तो निकल जाएगा, लेकिन अगर वो जड़ता से या बहुत बहुत समय से उसके अंदर है, तो उस मल को शिथिल करना पड़ेगा। पारद के अंदर जो कुछ भी मल भाग है उसको पहले शिथिल, ढीला करना पड़ेगा। बाद में धीरे धीरे वो मल जो है वो निकल जाएगा, या इसके नेक्स्ट स्टेप में मल निकल जाएगा। तो स्वेदन संस्कार से होता क्या है? पारद का मल शैथिल्यकरण होता है। तो पारद के मल शैथिल्यकरण के लिए ये जो है यूज में लिया जाता है। मैं आपको इन शॉर्ट में शायद थोड़ा दिखाना चाहूंगा, तो आपको कुछ ऐसा स्वेदन संस्कार बोर जैसा नहीं लगेगा, है ना। आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा इसके लिए। लेकिन आप आगे जाके इन शॉर्ट में ना रखिए, पूरा ही वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि स्वेदन संस्कार होता कैसा है।
यहाँ पे स्वेदन संस्कार। ये रहा। तो मैं आपको तो फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन आप इसको अच्छे से पूरा वीडियो ही देख लीजिए। अभी ये जो है 12 मिनट का वीडियो है ना, 12.5 मिनट का वीडियो। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, आगे में श्लोक भी दिया हुआ है। अ, कि फर्स्ट प्रोसेस देखो, ये हमने जो श्लोक पढ़ा ना वही श्लोक यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है। और आगे ये करते क्या है कि सबसे पहले ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं। तो देखिए ये मूली है ना, तो मूली को वो छील रहे हैं। इस तरह से वो सारे ही इंग्रेडिएंट्स, पूरा ही प्रोसेस यहाँ पे वो दिखा रहे हैं। अदरक है तो अदरक की छाल निकाल के बाद में अदरक को भी पीस लेंगे, पेस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने सारे ही इंग्रेडिएंट्स ले लिए। तो सारे ही इंग्रेडिएंट्स अच्छे से ले लेते हैं, और बाद में सभी को मिक्स कर लेते हैं, उसकी पेस्ट बना देंगे। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आप बाद में आराम से पूरा वीडियो देखिए। तो इस तरह से सभी इंग्रेडिएंट्स की एक पेस्ट बना लेते हैं, और उस पेस्ट को फिर वो क्या करते हैं, एक उसका एक अच्छा सा शेप दे देते हैं। उस पेस्ट को थोड़ा पका भी रहे हैं ताकि अच्छा सा शेप जो है उनको मिल पाए। तो देखिए इस तरह से वो एक शेप देने का काम करेंगे। पानी डाल के उसको अच्छा पेस्ट बनाया, बाद में पानी को जला दिया, और बाद में यहाँ पे इसको शेप दे रहे हैं। ऐसा शेप दे रहे हैं कटोरी के जैसा, कि जिसके अंदर जो है पारद भर के रख सके हम। देखिए, तो कैसा कटोरी के जैसा शेप हो गया ना, उन्होंने उस पेस्ट को शेप दे दिया। और बाद में उसके अंदर पारद भर के रखेंगे, तो फिर उसको सूखने भी दिया है ना, ये सॉलिडिफाई हो गया। अब इसके अंदर वो मर्क्यूरी को, शुद्ध पारद है ना, जो शोधन किया हुआ पारद है, वो भर देंगे। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, एक कपड़ा ले रहे हैं, उस कपड़े के अंदर कुछ बड़े बड़े पत्ते रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पारद को गर्म करते हैं, तो वो मर्क्यूरी जो है ना, उसके अंदर मर्क्यूरी, ये जो हमारा पेस्ट है उस पेस्ट में से भी बाहर आ जाएगा। तो वो जाके सीधा कांजी में ना गिरे, इसलिए बीच में ऐसे बड़े बड़े पत्ते रख देते हैं। तो बीच में ऐसे बड़े बड़े पत्ते रखने से ऐसा हो जाता है कि मर्क्यूरी संभल जाता है। कुछ कुछ मर्क्यूरी चिपक जाएगा उस पत्तों के अंदर भी, बाहर में जो ये पत्ते रखे हैं उसके अंदर भी। लेकिन मर्क्यूरी हमारा लॉस नहीं होगा। तो बाद में वो दोला यंत्र बना रहे हैं अभी, इस तरह से लकड़ी रख के, और वो दोला यंत्र बना रहे हैं। पहले तो उसकी पोटली बनाई, और अभी उन्होंने ऐसा दोला यंत्र बनाया। तो देखिए, तो परस कर्म का ही प्रोसेस कर रहे हैं। तो उन्होंने मिट्टी का ही बर्तन बनाया है, और मिट्टी के बर्तन में इस तरह से दो आगे सामने सामने छोर पे लकड़ी रखने के लिए जगह भी रखी हुई है। और उसके अंदर कांजी रख के वो क्या करने वाले हैं, आगे 3 दिन तक स्वेदन करने वाले हैं। तो इस तरह से वो, ये जो मिट्टी का चूल्हा भी उनका मिट्टी का है, तो इस तरह से वो स्वेदन कर रहे हैं। और जब स्वेदन किए हुए पारद को निकालते हैं, तो फिर उनको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि उसमें से किस तरह से पारद निकलेगा। तो ये स्वेदन संस्कार किया हुआ पारद है, इस तरह से आपको समझना चाहिए। तो फिर जो कुछ पत्तों में भी कुछ कुछ पारद चिपक गया है, तो वो भी उनको ब्रश से अच्छे से निकाल रहे हैं। तो पत्तों में से भी है ना, अभी यहाँ पे इन्होंने फिग लीव्स, अंजीर के लीव्स को इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस तरह से कोई भी बड़े पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो मर्क्यूरी को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि पारद के मल का शिथिलीकरण हो जाता है। तो बाद में इस तरह से कपड़े से भी एक बार छान लेंगे। तो मर्क्यूरी, अब हाँ, कल जो मैं आपको बता रहा था ना कि कपड़े से छान लेना मर्क्यूरी को बहुत आसान होता है। देखिए ये कैसे कपड़े से छान रहे हैं मर्क्यूरी को। कपड़े के अंदर है मर्क्यूरी, अभी ये तुरंत ही उसमें से बाहर आ जाता है, कपड़े से मर्क्यूरी को छान सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि बाद में कपड़े के अंदर से मर्क्यूरी को छान लेंगे, तो हर बार उसकी आभा कुछ ना कुछ बढ़ती ही जाती है। तो ये था भारत का स्वेदन संस्कार। तो अभी तो मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो दिखाया है, लेकिन इसकी लिंक जो है मैं आपको भेज दूंगा, ये वाली पूरा सभी 8 संस्कार की लिंक भेज दूंगा। या फिर आप आयुर्योग इस यूट्यूब चैनल से भी आप देख सकते हैं। तो अभी जो है हमें उसी तरह से बाकी के संस्कार भी देखने हैं। तो स्वेदन संस्कार क्या है, कैसे किया जाता है, ये आपने देखा। अभी आगे है मर्दन संस्कार। तो मर्दन संस्कार में तो आप नाम से ही समझते हैं कि कुछ नहीं, सिर्फ ट्रिचुलेट करना है। मर्दन यानी कि उसको
सिर्फ हमें ट्रिचुरेट करना है, मर्दन करना है खरल के अंदर लेके। तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है? पहला है गुड़। गुड़ यानी कि जयगरी, या हम गोड़ जो खाते हैं वो गुड़। बाद में है दग्ध ऊर्ण। दग्ध ऊर्ण यानी कि जला हुआ ऊन। ऊर्ण यानी कि ऊन। तो हमारा जो वूल होता है ना, वुलन क्लॉथ्स के लिए हमारे पास जो वूल होता है, तो दग्ध उसको जला के फिर उसको लेना है, जला हुआ बर्न्ड वूल उसको लेना है। बाद में क्या लेना है? लवण। लवण से हम समझेंगे सैंधव लवण। फिर लिखा है मंदिर धूम। मंदिर धूम बोलेंगे, गृह धूम बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, लेकिन दिया जब हम जलाते हैं, चूल्हा जब हम जलाते हैं, तो अग्नि के ऊपर जो हमें उसकी जो मस मिल जाती है ना काले रंग की, उसको भी ले लेंगे। बाद में गृह धूम के बाद लिखा है इष्टिका। इष्टिका यानी कि ईंट। तो ईंट का पाउडर लेना है। और लास्ट में लिखा है आसुरी। तो आसुरी मतलब कि राई या फिर सरसों। तो आसुरी सहित ही। तो इन सभी को इतने इतने प्रमाण में ले लेना है। और फिर रस षोडशांश माने ही। तो पारद से षोडशांश भाग, 1/16 पार्ट, इंग्रेडिएंट्स को लेके स कांजी के मर्दनम। तो और कांजी भी लेनी है और मर्दन करना है 3 दिन तक, 3 दिनम यानी कि 3 दिन तक। तो रसरत्न समुच्चय ने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन क्या लिखा? उदिष्ट ही औषधे ही, जो भी औषध की जरूरत है उस औषध के साथ। सार्धम। अब यहाँ पे ना सार्धम में कुछ स्टूडेंट्स बहुत बार गलती करते हैं, तो आप थोड़ा ख्याल रखिए। यहाँ पे स अर्धम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स अर्धम नहीं है। लेकिन आपने फर्स्ट ईयर में संस्कृत में पढ़ा होगा ना, सह, साकम, सार्धम, ये सभी शब्द जो है वो सह, सह के लिए या फिर विथ के लिए, WITH, विथ के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं। तो औषधों के साथ, सर्व आम्ले ही कांजिके अपि, यानी कि सभी अम्ल द्रव्य या फिर कांजिक द्रव्य यानी कि खट्टे द्रव्यों के साथ, पेषणम मर्दनाख्यम, उसको पीसना है, उसको मर्दन करना है, ट्रिचुरेट करना है। तो इसी को मर्दन संस्कार बोलते हैं। तो इसमें करना क्या है? स्वेदन संस्कारित पारद लेना है। जिस पारद का स्वेदन संस्कार हो चुका है, पहले शोधन हो चुका, बाद में स्वेदन संस्कार हो चुका, ऐसा लेना है और उसको ट्रिचुरेट करना है विद द इंग्रेडिएंट्स एंड कांजी। तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? गुड़, दग्ध ऊर्ण, लवण, मंदिर धूम, इष्टिका, आसुरी। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ में 1/16 पार्ट इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और उनके साथ में मर्दन करना है, कांजी के साथ 3 दिन तक मर्दन करना है। तो इसी को मर्दन संस्कार बोलते हैं। आप इसका भी वीडियो देख लीजिए, वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन आप इसका वीडियो देख लीजिए, मैं सभी के लिंक भेज दूंगा। तो इसी को बोलते हैं मर्दन संस्कार। और इससे होता क्या है? पेषणम मर्दनाख्यम स्यात् बहिर्मल विनाशनम। तो पारद का अंदर का, पहले हमने मल का शिथिलीकरण किया, स्वेदन संस्कार में क्या किया? मल का शिथिलीकरण। अभी आगे क्या करेंगे? बहिर्मल विनाशन। पारद में बाहर बाहर में जो कुछ भी मल है उसका नाश हो जाएगा। तो पारद के अंदर से बाहर से सभी तरह से मल का नाश करना है और बाद में उसको पोटेंट करना है। यही हमारे 18 संस्कार है। तो पारद के बहिर्मल का विनाश इससे होता है। ये जो प्रोसेस करेंगे हम, गुड़, दग्धवर्ण वगैरह चीजें लेके, बाद में उसका ट्रिचुरेशन कर लेंगे 3 दिन तक कांजी के साथ, तो पारद के बहिर्मल का नाश होता है, ऐसा बताया है। अभी इसके वीडियो में हम अभी नहीं जाते, आप लिंक में से पूरा वीडियो देख लीजिएगा इसका। फिर आगे है मूर्छन संस्कार, है ना। तो मूर्छन, मूर्छन तो वैसे आपने बहुत डिटेल में परिभाषा में इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि मूर्छना मतलब क्या। यहाँ पे उसका एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा। मूर्छा आ जाने किसको बोलते हैं? अपने कार्मुकत्व को गंवा देना, जो उसकी खुद की एक्टिविटी होती है उसको गंवा देते हैं। तो पारद जो है वो खुद से एक्टिव नहीं रह पाता, ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे रसरत्न समुच्चय ने तो इन शॉर्ट बता दिया है, लेकिन रस हृदय तंत्र ने बहुत डिटेल में बताया है ना, कि क्यों करना मूर्छन संस्कार से लेके सब कुछ। तो क्या लिखा है? पहले यहाँ पे नैसर्गिक दोष के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन किया है रस हृदय तंत्र ने, कि मल, मल, शिखी और विष, यही 3 नैसर्गिक दोष है ना। आप नैसर्गिक दोष याद करिए, या फिर मैं आपको उसकी स्लाइड तक भी लेके जाता हूँ। विष वहनी मल, है ना, विष वहनी मल, ये नैसर्गिक दोष थे। तो उसी नैसर्गिक दोष को यहाँ पे लिया हुआ है उन्होंने। मल, विष वहनी मल, बस क्रम उल्टा है। तो मल है, विष है, और शिखी, शिखी यानी कि वहनी, अग्नि, उसका एक सिनोनिम शिखी ऐसा भी है। तो मल, शिखी, विष,
तो अभिधाना, अगर ये पारद के अंदर ये तीनों नैसर्गिक दोष है, रसस्य नैसर्गिक त्रयो दोषाः, पारद के तीन नैसर्गिक दोष, विष वहनी मल या फिर मल शिखी विष, तो उससे होता क्या है, हमने ये तो पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन रस हृदय तंत्र में लिखा है यहाँ पे, मूर्छा मले न, मल की वजह से मूर्छा हो जाती है हमें। शिखी नाम कुरुते, शिखी नाम दाह, तो शिखी यानी कि वहनी, वहनी की वजह से हमें, अग्नि की वजह से हमें दाह होता है। और विषेण मृत्यु, भारत के अंदर विष दोष है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो क्या करना चाहिए कि ये तीनों दोष निकल जाए, तो किससे क्या निकलता है, कैसे निकलता है, सब लिखा है। गृह कन्या हरति मलम, गृह कन्या से मल दोष का हरण होता है। गृह कन्या यानी क्या, गृह कन्या यानी घृत कुमारी, गृह कन्या सिनोनिम है, आप याद रखिए, घृत कुमारी या फिर एलोवेरा, एलोवेरा यानी कि गृह कन्या या फिर घृत कुमारी, उसको बोलते हैं गृह कन्या। गृह कन्या हरति मलम, एलोवेरा से पारद का मल दोष दूर होता है। त्रिफलाम अग्नि, त्रिफला का उपयोग, हरित की विभित की आम्ल की, त्रिफला का उपयोग करके पारद का अग्नि दोष दूर होता है। चित्रकश्च विषम, चित्रक का उपयोग करके पारद का विष दोष दूर होता है, तो इन सभी को लेना चाहिए और इसके से पारद के दोष दूर करने चाहिए। तस्मादेवी ही मिश्रिवारान सम्मूर्छयेत सुतः, तो होता क्या है कि हम ये सभी इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं और इन सभी इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करके पारद के दोष तो दूर करते हैं, लेकिन उसमें पारद का पूरा जो है रूप ही बदल जाता है। तो इन सभी से क्या करेंगे, इन सभी इंग्रेडिएंट्स से अगेन मर्दन ही करते हैं। तो मर्दन संस्कार में भी मर्दन करना है, मूर्छन संस्कार में भी मर्दन ही करना है, मूर्छन संस्कार में भी उसको ट्रिचुरेट ही करना है। लेकिन मूर्छन संस्कार में पारद का मूर्छन हो जाता है, यानी कि पारद जो है वो एकदम नष्ट पिष्ट हो जाता है। तो मर्दन, मर्दन, यहाँ पे आ अ दो बार लिखा है, मतलब कि आ, मर्दन आदिष्ट भैषज्ये, तो मर्दन आदिष्ट, मर्दन बताया गया है, भैषज्ये जो इंग्रेडिएंट्स है जो ऊपर के श्लोक में है। नष्ट पिष्टत्व कारकम, तो पारद का ये जो संस्कार करते हैं कि जिसकी वजह से पारद जो है एकदम नष्ट पिष्ट हो जाता है। तन मूर्छनम, उसी को मूर्छन बोलते हैं ही। वंगादि भुजक कंचुक नाशनम, तो इससे वंग एटसेट्रा या फिर कंचुक दोष वगैरह भी दूर हो जाते हैं, ऐसा तो रस रत्न समुच्चय बोलते हैं। रस हृदय तंत्र ने बोला है नैसर्गिक दोष दूर होते हैं। तो मूर्छन संस्कार से क्या होता है कि पारद के दोष दूर होते हैं, मूर्छन संस्कार से नैसर्गिक दोष दूर होते हैं। ऐसा कौन कौन से इंग्रेडिएंट से कौन कौन सा दोष दूर होता है, सब कुछ रस हृदय तंत्र ने बताया। लेकिन रसरत्न समुच्चय ने तो बोल दिया कि वंग दो, वंग आदि यानी कि नाग वंग, बाद में कंचुक दोष, सब कुछ दूर हो जाएगा, ऐसा बताया। लेकिन हमें क्या ख्याल रखना है कि ये जो मर्दन संस्कारित पारद, दो संस्कार हो चुके हैं, ऐसा पारद इसको अगेन ट्रिचुरेट ही करना है। जो भी इंग्रेडिएंट्स बताइए, गृह कन्या, त्रिफला और चित्रक, ये एक, दो, तीन, चार और पांच, तो ये पांचों ही इंग्रेडिएंट्स के साथ हम उसको मर्दन करते हैं, और के साथ हम कांजी भी ले लेते हैं, कांजी इसके साथ लेते हैं मर्दन करने के लिए। तो क्या होता है, टिल इट अचीव्स नष्ट पिष्टत्व, ये आपको अच्छे से समझना है ये शब्द, नष्ट पिष्टत्व। पारद जो है ना वो बिल्कुल ही नष्ट पिष्ट हो जाता है, हमें पारद, ये पारद, ये पारद है ऐसा लगता ही नहीं, उसका स्वरूप पूरा चेंज हो जाता है। तो वो भी हमें एक बार देखना चाहिए था कि नष्ट पिष्ट कैसे हो जाता है वो। नष्ट पेस्ट मतलब क्या, वैसे आप वीडियो में देखिए ही, लेकिन मैं समझता हूँ मैं अभी आपको एक बार थोड़ा दिखाऊं कि नष्ट पिष्ट मतलब क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो है मूर्छा, अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है इंग्लिश में, थिकनिंग, थिकनिंग मतलब पारद गाढ़ा हो जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो वो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर जो है सभी इंग्रेडिएंट्स दे लेते हैं। जैसे कि त्रिफला पाउडर को जो है तो उसका त्रिफला का क्वाथ बना लेंगे या रस निकाल लेंगे, इस तरह से सारे ही इंग्रेडिएंट्स लेके बाद में मर्क्यूरी लेके उसका मर्दन करते हैं, उसको घोटते रहते हैं। तो देखिए ये है मूर्छन संस्कार है ना, लेकिन उसमें करना तो मर्दन ही होता है। तो इसका मर्दन करते करते आगे एक 3 दिन तक इसका मर्दन करना है ना, तो एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि अब देखिए अभी इसमें से जो पारद निकालेगा ना वो पारद बिल्कुल कैसा हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है चम्मच में, बहुत बढ़िया, ये पारद है ऐसा लगता ही नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा ये पारद हो जाता है। देखिए इस मैंने यहाँ पे पोज किया वीडियो, तो ये मर्क्यूरी है ऐसा लगता ही नहीं, मतलब ये नष्ट पिष्ट हो गया है पूरा, ये जो है नष्ट पिष्ट हो गया है, इस ये स्टेज आ जाना चाहिए।
तो मूर्छन संस्कार के अंदर हमें कब तक पीसते रहना चाहिए, जब तक ये स्टेज आ जाए, नष्ट पिष्ट हो जाए। तो ये स्टेज आ जाने के बाद हम पारद को वहां से रिकवर कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का स्टेज यहाँ पे आ जाता है, बाद में पारद जो है उसमें से निकाल ले रहे हैं। तो आप कांच के जो बीकर है उसके अंदर देखिए कैसा हो गया है पारद, है ना। तो मूर्छन संस्कार में यही होता है कि पारद एकदम मूर्छा को प्राप्त कर लेता है, अपना काम करने में समर्थ नहीं रह पाता। हाँ, लेकिन उसके दोष दूर हो जाते हैं। पारद अपना काम करने में समर्थ नहीं रह पाता, लेकिन उसके दोष जो है वो दूर हो जाते हैं। तो यही है मूर्छना संस्कार। और एक संस्कार हम आगे देखेंगे, वो है उत्थापन संस्कार। तो मूर्छन संस्कार तो कर लिया हमने, लेकिन ऐसा पारद का क्या करेंगे हम जो अपना काम न कर सके, है ना। ऐसा भारत का क्या करेंगे जो इसके अंदर दोष दूर हो गई है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाएगा, वो एक्टिव नहीं है। हमें तो एक्टिव और ऐसा कैसा कि हम जैसा चाहे वैसा काम करें, वैसा वाला पारद चाहिए। तो बाद में क्या लिखा है, अमुना विरेचने नहीं सुविशुद्धो नागवंगा परिमुक्त सूतः पातन यंत्रे। तो यहाँ पे पातन यंत्र का उपयोग करने के लिए बोला है, और पातन यंत्र में कांजी का उपयोग करके उसका ऊर्ध्वपातन हम कर सकते हैं। वो तो एक प्रोसीजर हुई पातन। लेकिन रस रत्न समुच्चय में और आगे लिखा है कि स्वेद आतप, आप, मैं कर्सर लेके जाता हूँ यहाँ पे, हाँ, स्वेद आतप आदि योगे न। तो स्वेद करना है तो स्वेद भी कर सकते हैं, आतप धूप में रखना है तो वो भी कर सकते हैं, आदि आदि यानी कि एटसेट्रा, और बहुत सारे प्रोसीजर कर सकते हैं। मतलब उत्थापन संस्कार ऐसा नहीं कि उत्थापन में पातन ही करना है, या उत्थापन में स्वेदन ही करना है, या उत्थापन में पातन आतप सेवन, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कोई भी संस्कार हम कर सकते, कोई भी प्रोसीजर हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि ये जो मूर्छन संस्कार किया हुआ पारद है, उसका जो नष्ट पिष्टत्व हो गया है, आपने अभी वीडियो में भी देखा कि कैसा नष्ट पिष्टत्व हो गया था। तो वो नष्ट पिष्टत्व दूर होना चाहिए, पारद जैसा था वैसा वैसा फॉर्म में वापस आना चाहिए। तो वहां उसके लिए आप चाहे स्वेद करे, चाहे आतप करे, चाहे पातन यंत्र में पातन करे। तो ये प्रोसीजर हमें करनी है यहाँ पे। और क्या लिखा है, स्वेद आतप आदि योगे न स्वरूप उपादानम। तो उसका जो स्वरूप बिगड़ गया है वो फिर से ओरिजिनल रूप में आ जाना चाहिए। तत् उत्थानम इति उक्तम, इसी को उत्थान बोलते हैं। और मूर्छा व्यापत्ति नाशनम, तो पारद को जो मूर्छा आ गई है वो इससे दूर हो जाएगी। तो इसके लिए भी अगेन मैं वीडियो फिलहाल में भी नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन लिंक भेजूंगा, आप देख लीजिए। तो उत्थापन में अभी इसका जो वीडियो रहेगा वो अगेन रस हृदय तंत्र के अनुसार ही रहेगा। सारे ही वीडियोस रस हृदय तंत्र के अनुसार है। तो उसमें पातन वाली प्रोसीजर होगी, पातन ऊर्ध्व पातन की प्रोसीजर होगी वहां पे। तो आपको स्वेदन या आतप सेवन वहां पे नहीं मिलेगा, लेकिन ऊर्ध्व पातन की प्रोसीजर मिलेगी। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, अभी हमारा समय भी समाप्त हो चुका। तो चार चार संस्कार हमने पढ़ लिए आज। जो ये यहाँ पे 18 संस्कार है उसमें से स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, चार संस्कार के बारे में वैसे आपके सिलेबस के अनुसार सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हम उसको डिटेल में देख रहे हैं। और आप वीडियोस देख लीजिए उसके, तो आपको और ज्यादा पता चलेगा। ये होमवर्क करना कंपलसरी है, आज ही करना है। और मुझे दिखाना नहीं है क्योंकि मैं तो देख नहीं पाऊंगा आपने वीडियोस देखे कि नहीं देखे। लेकिन अगर वीडियोस देखेंगे, काफी लंबे वीडियोस है, 12 मिनट 18 मिनट के वीडियोस है, अगर देखेंगे तो आपको कल जो पढ़ेंगे वो भी समझ में आएगा, आज जो पढ़े वो भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आठों ही वीडियोस की लिंक आज भेज दूंगा, और वो आठों ही वीडियोस आप स्वेदन से लेकर दीपन तक के सारे ही वीडियो 800 तक में देख लीजिए। और फिलहाल जो है आप सभी अपनी अटेंडेंस मुझे सेंड कर दीजिए चैट में।